हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग भौतिक विज्ञान में संवेग के विषय में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में संवेग से संबंधित तथ्य आपको भेजा गया था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड के संवेग में या पिंडों से बने निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर एक बार कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड में या पिंडों से बने निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से रैखिक संवेग में परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरह से कोणीय संवेग में भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, वृत्तीय गति जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर। और यहाँ पे रैखिक संवेग का ही विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो रैखिक संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि उस पिंड पर, उस निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि दो पिंडों के लिए रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर ए यूनिट। तो इसके लिए मान लीजिए हम लोगों के पास दो पिंड हैं। एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो है m2 है। m1 m2 दो पिंड हैं और इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, m1 और m2। ये दोनों पिंड एक रैखिक एक ही दिशा में चलते हुए क्या करते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थी टक्कर करते हैं। टक्कर के पहले कोलिजन के पूर्व जो है इनका क्या है, इनका वेग जो है अलग अलग है। वेग है u1 m1 द्रव्यमान का, u2 वेग है m2 द्रव्यमान का। इसलिए पहले पिंड का संवेग जो है, पहले पिंड का संवेग P1 ये हो जाएगा m1 इंटू u1 और दूसरे पिंड का संवेग P2 ये हो जाएगा m2 इंटू u2। ये है पिंडों के संवेग जो कि टक्कर के पूर्व हैं। अब जब ये दोनों पिंड एक दूसरे से कोलाइड होंगे या इनकी आपस में टक्कर होगी तो ये माना गया है कि टक्कर जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ है। टक्कर जो है वो क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। इलास्टिक कोलिजन है, प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर होने के कारण जो है इस टक्कर में कोई ऊर्जा हानि नहीं ली जाएगी। यानी कि टक्कर के समय ऊर्जा में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, तो उसे हम लोग प्रत्यास्थी टक्कर कहते हैं। और अगर टक्कर के समय ऊर्जा में हानि हो रही है तो उसे हम लोग अप्रत्यास्थी टक्कर कहते हैं। तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थी टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ऊर्जा की हानि नहीं होगी तो इस टक्कर में पहले पिंड m1 के द्वारा दूसरे पिंड पे बल लगेगा। मान लीजिए उस बल का नाम रख दिया गया F21, मतलब पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल। इसी प्रकार दूसरे पिंड के द्वारा पहले पे बल लगेगा, उसका नाम रख दिया गया दूसरे पिंड के द्वारा पहले पे लगने वाला बल F12। तो इस F12 और F21 के कारण इनके वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा तो मान लेंगे कि इसका नया वेग अब m1 का v1 हो गया और दूसरे का वेग जो है v2 हो गया। तो टक्कर के समय इनका वेग बदला, तो टक्कर के समय इनका वेग बदला तो इनका संवेग भी बदलेगा। और ये मान लिया जाए कि इनके संवेग में परिवर्तन क्रमशः अलग अलग, पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन P1 डेल्टा P1 और दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन डेल्टा P2। तो संवेग में कुल परिवर्तन, दोनों पिंडों के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, दोनों पिंडों के संवेग में परिवर्तन हो जाएगा पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन धन दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन। इसमें चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस P2। इसका क्या मतलब, यहाँ थोड़ा गणितीय रूप में अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसका भौतिक मीनिंग भी थोड़ा सा, भौतिक मीनिंग तो वही है, कहने के शब्द थोड़े से बदलेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन प्लस दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन। और उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया पहले और दूसरे पिंड के संवेग के योग में परिवर्तन। पहले पिंड के संवेग और ये P1 पहले पिंड का संवेग है, P2 दूसरे पिंड का संवेग है। यहाँ जो लिखा गया गणितीय पद इसमें क्या है, तो पहले पिंड का संवेग और दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन।
और हम जानते हैं इसके पहले रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कि अगर बाह्य बल अनुपस्थित है, अर्थात पिंड पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है, तो पिंड के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात F एक्सटर्नल, यहाँ पे यदि F एक्सटर्नल मीन्स बाह्य बल का मान क्या है, शून्य है, तो ये डेल्टा P1 प्लस P2 इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, जीरो होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ये हो जाएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हो जाएगा P1 इज इक्वल टू माइनस P2, P1 इज इक्वल टू माइनस P2, P1 इज इक्वल टू माइनस P2 से हम लोग बात करें तो P1 इज इक्वल टू माइनस P2 से क्या मतलब, या इसको एक लाइन और पहले रखें यहाँ पे, संवेग में परिवर्तन, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है, संवेग में परिवर्तन शून्य होगा, संवेग में परिवर्तन शून्य हो गया, अर्थात संवेग शून्य नहीं होगा, संवेग शून्य नहीं होगा, संवेग क्या होगा, संवेग जो है नियत होगा। संवेग में परिवर्तन डेल्टा परिवर्तन के लिए यूज किया जाता है, तो संवेग में परिवर्तन यदि शून्य है तो संवेग का योग क्या होगा, नियत होगा, चाहे उसका मान कुछ भी हो, जीरो भी हो सकता है या जीरो नहीं भी हो सकता है। तो जो भी संवेग पहले था संवेग उतना ही बना रहेगा। और P1 क्या है, P1 है हमारा M1 U1 अब प्लस M2 U2, इसका मान क्या है, इसका मान जो है नियत रह जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब इस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। और यहाँ पे अगर संवेग में, तो जिस तरह से संघट्ट के पूर्व का है, इसी प्रकार संघट्ट के बाद का क्या होगा, संघट्ट के बाद भी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वो कितना होगा, तो होगा M1 V1 अब प्लस M2 V2, और ये भी क्या होगा, ये भी उसी संवेग के बराबर होगा, ये भी नियत होगा, ये दोनों आपस में समान होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं M1 U1 M2 U2, मतलब इसका LHS, और इक्वल टू M1 V1 इज इक्वल टू प्लस M2 V2, मतलब LHS में लिखा गया संघट्ट के पूर्व का संवेग, और यहाँ लिखा गया संघट्ट के बाद का संवेग, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो प्रत्यास्थी पिंड आपस में प्रत्यास्थी टक्कर करते हैं, तो संघट्ट के पूर्व संवेग और संघट्ट के बाद के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनका संवेग जो है नियत बना रहता है। इससे थोड़ा सा एक मैथमेटिकली चाहे तो हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, M1 का अमल लें तो U1 माइनस V1 और इज इक्वल टू कर दें माइनस M2 का अमल लें तो ये हो जाएगा U2 माइनस V2, U2 माइनस V2। आई वेग में परिवर्तन है, U1 पिंड का प्रारंभिक वेग है और V1 पिंड का अंतिम वेग है, तो ये वेग में परिवर्तन है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में हो जाएगा और कुछ भी नहीं अलग से करना पड़ेगा, V1 स्क्वायर V1 और माइनस V1 माइनस U1, और यहाँ कर लें माइनस V2 और माइनस U2, ये V2 माइनस U2। यहाँ पे है पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन और दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन के आंकिक मान आपस में बराबर हैं, लेकिन दिशा इसकी क्या है, ये ऋण चिन्ह बता रहा है कि इसकी दिशा जो है क्या है, इसके विपरीत है। यानी पहले पिंड के संवेग में जो परिवर्तन संवेग जो होगा उतना ही संवेग का परिवर्तन दूसरे पिंड में भी होगा, लेकिन दूसरे पिंड के संवेग की दिशा जो है पहले पिंड के संवेग की दिशा से विपरीत होगा, अर्थात अपोजिट होगा। इसी सिद्धांत पे बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे यंत्र बनाए गए हैं, जैसे बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो बंदूक से गोली के निकलने के समय जितने संवेग से गोली आगे बढ़ती है उतने ही संवेग से बंदूक पीछे हटता है। चूँकि बंदूक का द्रव्यमान अधिक और गोली का द्रव्यमान बहुत बंदूक के सापेक्ष बहुत कम होने के कारण गोली के वेग में अधिक वृद्धि होती है, किसके बजाय, बंदूक के वेग में वृद्धि के सापेक्ष, अर्थात बंदूक पीछे हटता है लेकिन कम वेग से हटता है, गोली आगे बढ़ती है अधिक वेग से बढ़ती है।
तो गोली छूटने पर गोली के आगे बढ़ने और बंदूक के पीछे हटने की घटना किस पे आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित है। गोली आगे और बंदूक पीछे हटता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि जितने वेग से गोली आगे बढ़ती है उतने ही वेग से बंदूक पीछे क्यों नहीं हटता? क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान जो है बहुत अधिक और गोली का बंदूक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, 10 किलो, 12, 15, 20 किलोग्राम में, और गोली का द्रव्यमान जो बहुत अल्प होता है, कम होता है। तो गोली का द्रव्यमान कम होने के कारण उसका वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली बहुत तेज़ी से निकल के आगे जाती है। और बंदूक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण बहुत वेग उत्पन्न होता है लेकिन कम होता है, इसलिए बंदूक जो पीछे की ओर झटका देती है या पीछे की ओर वो दाब डालती है, बल लगाती है। यह है संवेग संरक्षण के नियम पे। संवेग के किसी संघट के पूर्व पिंडों के संवेगों का योग और संघट के बाद पिंडों के संवेगों के योग के आंकिक मान बराबर होते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं क्या होती हैं? उनकी दिशाएं जो परस्पर विपरीत होती हैं। यही है संघट के पूर्व का संवेग बराबर संघट के बाद का संवेग। इसके बाद से संवेग संरक्षण, एक छोटा सा आर्टिकल है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से न्यूटन के तृतीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। संवेग संरक्षण के आधार पे हम लोग इस न्यूटन के नियम को भी प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम है कि पहले पिंड के द्वारा दूसरे पे बल लगाने वाला बल अगर F12 हो तो दूसरे पिंड के द्वारा पहले पिंड पे लगने वाला बल F21, इसके मान बराबर और दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया बल बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल रखता है, या किसी भी क्रिया बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पे हम लोग इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पे न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे, उसके लिए अगर हम लोग देखें तो अभी उसी कोलिजन में M1 द्रव्यमान और कोलाइड हुए। ये M2 द्रव्यमान कोलिजन हुआ, फिर अलग हुए, इनके संवेग में परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन के साथ साथ ये बल लगाया, वो दूसरा पहले पे लगाया और पहला दूसरे पे लगाया। और मान लीजिए इनकी टक्कर जो होती है वो डेल्टा टी समय के लिए होती है। टक्कर कितने समय के लिए होती है? डेल्टा टी समय के लिए होती है। तो यहाँ पे जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत ही अल्प समय के लिए कार्य करता है, बहुत बड़ा बल या बल किसी पिंड पर बहुत अल्प समय के लिए कार्य करता है, तो वहाँ पे हम लोग निकालते हैं बल का आवेग। क्या निकालते हैं? बल का आवेग, इम्पल्स। बल का आवेग का मान कितना होता है? बल गुणे समयांतराल। आवेग होता है बल और बल हुए क्या? समयांतराल। और यह बल हुए समयांतराल जो होगा उस पिंड का, उस पर लगने वाले, उसमें होने वाले संवेग परिवर्तन के तुल्य होगा। तो इस पे F12 कर दें, दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, तो ये पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। और F21 से निकालें, समय वही होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा P2। चूँकि बाह्य बल शून्य है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, बल जो भी आया है इन दोनों पिंडों के आपस में टक्कर की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुल संवेग परिवर्तन का मान शून्य फिर लिया जाएगा, यानी कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, इसका योग जो है क्या होगा? शून्य होगा। इसका योग शून्य होगा, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। डेल्टा P1 बोले तो F12 इंटू डेल्टा T, और P2 बोले तो F21 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या? F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर लगने वाला बल और दूसरे पिंड के द्वारा पहले पिंड पर लगने वाले बल के आंकिक मान आपस में बराबर, लेकिन दिशाएं उनकी क्या है? विपरीत है। बस यही है न्यूटन का तृतीय नियम
कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत जो है प्रतिक्रिया बल होता है। इसे हम लोग न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। तो यहाँ आके हम लोग सिद्ध कर लेते हैं क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के नियम की उत्पत्ति है। ओके।